हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना चैनल सौरभ सिविल सर्विसेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इस चैनल सौरभ सिविल सर्विसेज क्लासेज का सब्सक्राइबर 1000 हो चुका है और बस कुछ ही दिनों में आप लोग का लाइव क्लास भी प्रारंभ हो जाएगी। तो जो अभी तक आप लोग जो हमें सहयोग किए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। इसी तरह आप करते रहें और आप लोग के लिए हम एक नए नए क्वेश्चन रिसर्च करके और आपके लिए हम वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाए। तो जो न्यू सब्सक्राइबर है, न्यू व्यूअर है, वो हमारे जितने भी व्यूअर और सब्सक्राइबर है उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग प्रयास कीजिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के विद्यार्थी को फ़ायदा मिल सके। साथ में उन विद्यार्थी के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो इस बार एसएससी जीडी के फाइनल टारगेट बना चुके हैं, उन लोग के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए आप जो एसएससी जीडी टारगेट बैच के विद्यार्थी है वह इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज न करें, ताकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिसर्च किया हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे गए एग्जाम में और आने वाले भी प्रतियोगिता परीक्षा में जो इस बार आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी पूछे ही जाएंगे। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का बैच जो प्रारंभ है एसएससी जीडी का, तो एसएससी जीडी का यह टारगेट बैच में आपको ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चंस जो परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न है यह आएंगे ही इस तरह की क्वेश्चन। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और आप अपनी रणनीति के साथ तैयारी करें। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक होगा वह टॉपिक है आपका एसएससी जीडी के टारगेट बैच के लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी महाविश्लेषण के साथ। प्रत्येक क्वेश्चन को एक अच्छे कंसेप्ट से निष्कर्ष निकाल के डिस्कस किया जाएगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक के बने रहेंगे और एक एक क्वेश्चन को 4 ऑब्जेक्टिव जो आपको पूछे जाते हैं प्रश्न में, वो चारों ऑब्जेक्टिव प्रश्न के विश्लेषण के साथ समझाया जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और आप अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है। हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है। ए ऑप्शन है आपका भागीरथी, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है कृष्णा, डी ऑप्शन है आपका चंबल। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इसका रिजल्ट होगा हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है यह महानदी नदी पर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आप इसको अच्छे से जो हम समझा रहे हैं उस लाइन को समझेंगे। यह सभी लाइन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हीराकुंड प्रोजेक्ट उड़ीसा राज्य में है। अगर पूछा जाए कि हीराकुंड प्रोजेक्ट कहाँ पर है तो यह उड़ीसा राज्य में है और महानदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है तो महानदी पर स्थित है। और यहाँ का मुख्य बांध विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध है और इसकी लंबाई जो है 4800 मीटर। इसकी लंबाई जो है 4800 मीटर है और ऊंचाई जो है आपका 26.9 मीटर है। तो इस प्रोजेक्ट की लंबाई जो है हीराकुंड महानदी जो है यह किस नदी पर है। हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है तो महानदी नदी पर है। इसकी लंबाई कितना है तो लंबाई है 4800 मीटर और ऊंचाई कितना है तो 26.9 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर, तो इस तरह से जो समझाया जाएगा तो इस विश्लेषण को आप अच्छे से समझेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा और एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल आसान रहेगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जल्दी से आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और शुरू से लास्ट तक के आप वीडियो को सुने, वीडियो को 2 बार 4 बार करके दोहराए ताकि आपको जो बताया जा
रहा है वह बिल्कुल आसान हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। इसके लिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक के बने रहेंगे और वीडियो को एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझे और याद करें। सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल के अकॉर्डिंग जो पूछे जाएंगे उससे संभावित क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, तो आप इसको नज़रअंदाज न करें और किसी क्वेश्चन को आप छोटा भी ना समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा गया है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा गया है। ऑप्शन ए है नॉर्वे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है आपका स्वीडन। यानी आपका रिजल्ट होता है नॉर्वे। किसको कहा गया है, नॉर्वे। नॉर्वे को मध्यरात्रि को सूर्य का देश कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम थर्ड देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। ए ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी ऑप्शन ज्योतिबा फूले, डी ऑप्शन महात्मा गांधी। आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा राव फूले। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि कब किया गया था, तो ध्यान दीजिए दोस्त 1873 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1873 ईस्वी में। और कहाँ किया है, तो पुणे में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो यह पुणे में किया गया था। इस चीज को आप ध्यान दें, कहाँ किया गया था, पुणे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं। इससे 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1873 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पुणे में हुआ था। कौन किए थे, तो ज्योतिबा राव फूले किए थे। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन से आपके 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकले और यह सभी क्वेश्चन इससे एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं और इसी तरह की सवाल जवाब आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपसे किए भी जाते हैं। तो आप लेक्चर को भी सुनने समझें ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि पुनः वेदों की ओर चलो यह नारा किसने दिया। पुनः वेदों की ओर चलो यह नारा किसने दिया था। ए ऑप्शन दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन रामकृष्ण परमहंस, सी ऑप्शन केशव चंद्र सेन, डी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। जल्दी से बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, भूले नहीं, ताकि सभी दोस्तों का इसका फायदा मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन जो है आपका पुनः वेदों की ओर चलो यह नारा किसने दिया। आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। कौन दिए थे, दयानंद सरस्वती। पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपसे अगर पूछा जाएगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो दयानंद सरस्वती है। कौन है, दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, अगर फिर पूछा गया कि इससे देखिए कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं आपके कि पुनः वेदों की ओर चलो यह नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती ने दिए। दयानंद सरस्वती किसका संस्थापक थे, तो आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज जो है आपके नारा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया। और स्वामी दयानंद ने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए यह नारा दिया था कि उन्होंने वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किए थे। तो वैदिक धर्म के जो पुनः स्थापित करने का जो प्रयास किया वो कौन किए थे, दयानंद सरस्वती ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जल्दी से देखिए। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। ए ऑप्शन केन, बी ऑप्शन मुंडक, सी ऑप्शन कौस्तकी, डी ऑप्शन ऐत्रेय। आप बताइए जल्दी से इसका रिजल्ट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर बी, मुंडक। क्या होता है, मुंडक। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है आपका सत्यमेव जयते। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है
और मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। इस लाइन को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। ध्यान दीजिए, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श है सत्यमेव जयते वाक्य, और यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी से देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के बीच का, ताकि इसका फायदा हमारे प्रिय मित्र लोग को भी फायदा मिल सके। इसलिए इस चैनल को दूर दूर तक के सब्सक्राइब शेयर के लिए शेयर करें, ताकि सभी मित्रों को इस चैनल का फायदा मिल सके दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखें जल्दी से। हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया? हर्षवर्धन के समय में भारत कौन आए थे? इति सिंह आए थे। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मेगास्थनीज आए थे, सी ऑप्शन फायान आए थे, और डी ऑप्शन हेनसोंग आए थे। बताइए जल्दी से दोस्त, रिजल्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, हेनसोंग आए थे। कौन आए थे? हेनसोंग। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाने वाला चीनी यात्री हेनसोंग थे। यह 630 से 640 ईस्वी के बीच, 630 से 640 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा पर आ रहा था, और हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक रहा। शासनकाल जो रहा इनका 606 से लेके 647 तक इनका शासनकाल रहा हर्षवर्धन का। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 7। प्रश्न नंबर आपका 7 है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म, ए ऑप्शन है कुंडग्राम में हुआ था, बी ऑप्शन कपिलवस्तु में हुआ था, सी ऑप्शन नालंदा में हुआ था, और डी ऑप्शन है आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। जल्दी से बताइए तो दोस्त, कहाँ हुआ था? जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी काम कीजिए, जल्दी से बताइए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ए ऑप्शन आपका कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? तो कुंडग्राम में। जैनियों के 24वें और अंतिम तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे महावीर स्वामी, और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, कब? 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट, यह कहाँ निकट है? वैशाली के निकट है, कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, तो कुंडग्राम कहाँ है? तो वैशाली के निकट में है। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी जी हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने बार रिपीट किया गया है और कितने बार रिपीट किए जाएंगे, इसीलिए बताते हैं कि यह सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही संभावित प्रश्न हैं जो आपके प्रतियोगिताएं परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा महापरिनिवारण प्राप्त किए थे? ए ऑप्शन काशी में किए थे, बी ऑप्शन कुशीनगर में, सी ऑप्शन कौशाम्बी में, डी ऑप्शन बोधगया में। जल्दी से बताइए तो इसका रिजल्ट क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होता कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। जैसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिवारण की संज्ञा दिया गया, मृत्यु को ही महापरिनिवारण की संज्ञा दिया गया, और यह कुशीनगर में हुआ था। कब? 483 ईसा पूर्व में, और कितना वर्ष के एज में? तो 80 वर्ष की आयु में इनका महापरिनिवारण हो गया। महापरिनिवारण का जो अर्थ दिया गया वही आपका है मृत्यु। क्या हो गया? उनकी मृत्यु हो गई, और बौद्ध ग्रंथ में मृत्यु का अर्थ बताया गया, महापरिनिवारण की संज्ञा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी से देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये ऑप्शन
गया में, बी ऑप्शन पटना में, सी ऑप्शन सासाराम में और डी ऑप्शन है आपका मधुबनी में। तो बताइए तो रिजल्ट इसका जल्दी से क्या होगा। ए बी ऑप्शन आपका होता है रिजल्ट नंबर बी, पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। ध्यान दीजिए 1912 ईस्वी में बिहार की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पटना में बांकीपुर में हुआ था। पटना में पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर में हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन कर रहे थे? तो आर.एन. मधालकर ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? किस वर्ष सम्मिलित किया गया? ए ऑप्शन है आपका 2001 में, बी ऑप्शन 2002 में, सी ऑप्शन 2003 में, डी ऑप्शन 2004 में। यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर सी, 2003 में किया गया था। कब किया गया था? तो 2003 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 2003 ईस्वी में। ध्यान दीजिए मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में सम्मिलित किया गया था। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 92 यानी 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया। और 8वीं अनुसूची में 4 नए भाषाओं जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को शामिल किया गया, जिसमें इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। कितना हो गया? संख्या बढ़कर 22 हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं दोस्त, कितने अच्छे से आपको विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि आप अगर इस वीडियो को ईमानदारी पूर्वक सुनते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये तो गारंटी है। इसलिए आप क्वेश्चन को याद करते चले, कंसेप्ट को क्लियर करते चले और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। हजारों लाखों में सब शेयर करें ताकि इसकी फायदा सभी दोस्त को मिले, सभी दोस्तों तक जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ए ऑप्शन अमृतसर में, बी ऑप्शन लाहौर में, सी ऑप्शन पानीपत में, डी ऑप्शन पटना में। आप जल्दी से इसका रिजल्ट बता दीजिए। तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ के सिखों के 10वें गुरु, सिखों के कैवे गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। इनका पटना सिटी में जाइए, घूमिए, तीर्थ स्थल के रूप में है, आप इस पे जाके भ्रमण कीजिए, यहाँ के बारे में जानकारी कीजिए। विशेष तो ज़्यादा भी पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप जाइए, कभी मौका मिलता है दोस्त को तो जाके देखिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सासाराम में किसका मकबरा है? हुमायूं का है, शेरशाह का है, जहांगीर का है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए, तो इनमें से कोई नहीं थी, 3 ऑप्शन में कौन होगा? जल्दी से चुन लीजिए कि कौन होगा। पढ़े हुए हैं आप लोग, पढ़ते ही हैं, हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, जिधर जाइए उधर पढ़ते ही रहते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सासाराम में किसका मकबरा है? सासाराम में शेरशाह का मकबरा है, शेरशाह सूरी का मकबरा है। समझे? शेरशाह सूरी का मकबरा, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। यही सब क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा फिर आप लोग के लिए। अब क्वेश्चन को बार बार बताते हैं कि क्वेश्चन आपको हमेशा रिपीट होते ही रहते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा दाएं बाएं कर लिया जाता है, बस उसी में हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो गड़बड़ाने की काम नहीं करना है, हम लोग को क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और समझ के रिजल्ट को बताना है कि न सासाराम में किसका मकबरा है। तो न शेरशाह सूरी का ही है, हुमायूं का न है, और जहांगीर का न है। ये सब कहेंगे न हमरो है, तो न आप लोग कहिए न है। किनका है? शेरशाह का ही है। ठीक, चलिए आगे इस लाइन को कुछ समझ ले। बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है और यह मकबरा कला के प्रति उसकी उत्कृष्ट देन का उदाहरण होता है। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन है लॉर्ड एमहर्स्ट, बी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, डी ऑप्शन लॉर्ड ऑफ डलहौजी। बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा आपका?
तो इसका रिजल्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। कब से रहे थे? 1856 से 1862 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व मानवाधिकार दिवस है। विश्व मानवाधिकार दिवस है। ए ऑप्शन 30 जनवरी को, बी ऑप्शन 11 जुलाई को, सी ऑप्शन 1 दिसंबर को, डी ऑप्शन 10 दिसंबर को। जल्दी से बताइए तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत राज किस राज्य में अपनाया गया? ए ऑप्शन, फिर से क्वेश्चन दोहराते, सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया? ए ऑप्शन बिहार में, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश में और डी ऑप्शन है आपका राजस्थान में। तो बताइए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? तो इसका रिजल्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान में। ध्यान दीजिए, राजस्थान में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को अप्रैल 1958 को लागू किया गया और इस सिफारिश के आधार पर राजस्थान राज्य की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। इसके बाद 1959 में आंध्र प्रदेश, 1960 में असम, तमिलनाडु एवं कर्नाटक और 1962 में महाराष्ट्र, 1963 में गुजरात तथा 1964 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा द्वारा पंचायती राज अधिनियम पारित करके पंचायत राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। तो यह जो लाइन जो आपको हमने बताए और समझाए, इसी को कहते हैं डिस्कशन, इसी को कहते हैं महाविश्लेषण और इसी को कहते हैं कंसेप्ट क्लियर कराना। तो इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताया जा रहा है, बिल्कुल आसान तरीका से बताया जा रहा है, ताकि आप अगर ईमानदारी से सुन रहे हैं तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए ऑप्शन वैशाली, बी ऑप्शन चंपा, सी ऑप्शन ग्रीवी और डी ऑप्शन पाटलिपुत्र। तो जल्दी से बताइए तो दोस्त क्या होगा इसका रिजल्ट? ऑप्शन नंबर सी ग्रीवरज था। चलिए तो इसका रिजल्ट थोड़ा एक लाइन हम एक दो लाइन समझ लीजिए। तब मगध की प्रथम राजधानी ग्रीवी जिसको राजगिरी कहते हैं तथा द्वितीय राजधानी पाटलिपुत्र था। द्वितीय अगर मगध की राजधानी पूछा जाए तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अब प्रथम पूछेगा तो ग्रीवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो जल्दी से बता दीजिए। तो तीसरी हुआ था। कौन हुआ था? ऑप्शन नंबर सी है आपका सही, तीसरी हुआ था। अशोक के शासन काल में 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजित की गई थी। इस संगीति की अध्यक्षता मोंगालीपुत्र तिसत ने की थी और इस संगीति में अभिधम पिटक को संकलित किया गया था तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का भी निर्माण किया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका 17। जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 18। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। अगला क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से रिजल्ट बताओ दोस्त, जल्दी से। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया,
2 दिन के बाद संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए। कब किए गए थे? 1946 दोस्त। कब किए गए थे? तो 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। जल्दी से इसका रिजल्ट बता दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ध्यान दीजिए, संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। किनको चुना गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, 1902 ईस्वी में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था? 1902 ईस्वी में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था? ए ऑप्शन है आपका जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, सी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी आपका रिजल्ट यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर ए सही, जयप्रकाश नारायण का हुआ था जन्म। सिताब दियारा में किनका जन्म हुआ था? जयप्रकाश नारायण का। लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जन्म अक्टूबर 1902 में उनका जन्म हुआ था। 1902 ईस्वी को सारण जिले के सिताब दियारा जिला, कौन जिला था? सारण जिला था। सारण जिला में हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? ए ऑप्शन अपसादी, बी ऑप्शन अग्नेय, सी ऑप्शन रूपांतरित, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी आपका रिजल्ट सही होता है ऑप्शन नंबर सी रूपांतरित। कौन है? रूपांतरित है। स्लेट रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण है और स्लेट के पुनः रूपांतरण से फाइलाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फाइलाइट का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8000 मीटर, 800 मीटर, 8848 मीटर और 8900 मीटर। तो आप जल्दी से इसका रिजल्ट बताइए। इसका रिजल्ट हो जाएगा 8848 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ध्यान दीजिए, माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी में से एक है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। ए ऑप्शन इल्तुतमिश द्वारा, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सी ऑप्शन बलबन द्वारा, डी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक द्वारा। यानी आपका यहाँ रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर बी सही होता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की हुलिया लिखने तथा घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा चलाई और उन्होंने इस विषय में नवीनतम नियम भी बनाए अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय में भारत आया था? ए ऑप्शन शाहजहां, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन औरंगजेब, डी ऑप्शन जहांगीर। यानी जल्दी से आप रिजल्ट बता दो दोस्तों, जल्दी से रिजल्ट बता दिए। यानी जहांगीर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है। कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिच एवं एडवर्ड हैरी नामक यूरोपीय यात्री मुगल शासक जहांगीर के जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 से इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। ए ऑप्शन बलबन द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, डी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक द्वारा। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है बी ऑप्शन इल्तुतमिश द्वारा हुआ था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली कर वसूल करने के लिए शुरू किए थे। किसके लिए शुरू किए थे? कर वसूल करने के लिए। और वेतन के बदले भूमि का एक भाग
भूमि का मतलब वेतन के बदले आपको भूमि का 1 भाग देना पड़ेगा, यानी कर वसूलने के लिए यह इक्तादारी प्रथा को प्रारंभ किए थे इल्तुतमिश। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं जल्दी से। महाभारत में फारसी अनुवाद का क्या नाम है? महाभारत में फारसी अनुवाद का क्या नाम है? ए ऑप्शन है सकीनात, ए औलिया, बी ऑप्शन सिरुल असरा, डी सी ऑप्शन अनवर, ए सुहैल और डी ऑप्शन रजनामा यानी आपका रिजल्ट यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर डी रजनामा। चलिए ध्यान दीजिएगा, महाभारत में फारसी अनुवाद को रजनामा के नाम से जाना जाता है और महाभारत का फारसी भाषा में रजनामा नाम के अनुवाद बदायूनी नकीब खां एवं अब्दुल कादिर ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 है, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे। ए किसके समकालीन थे कृष्णदेव राय? तो अकबर के थे, फिरोज शाह, तुगलक के, बाबर के, बलवन के। तो जल्दी से बताइए तो दोस्त क्या इसका रिजल्ट होगा, जल्दी से बता दीजिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। तो आपका इसका रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबर के। किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर के। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय मुगल शासक बाबर के समकालीन थे और कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 1509 से 1530 तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? बाबरनामा की रचना किस भाषा में किया गया था? ए ऑप्शन तुर्की में, बी ऑप्शन फारसी में, सी ऑप्शन अरबी में और डी ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है उर्दू में। तो जल्दी से बताइए तो इसका रिजल्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की में हुआ था। किस में हुआ था? तुर्की में हुआ था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी और बाबर योग्य शासक होने के साथ तुर्की भाषा को विद्वान था, यह तुर्की भाषा के विद्वान थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, गोविंद रानाडे ने। तो बताइए इसका रिजल्ट हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे और इस संस्था की स्थापना उन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारकों को तैयार करने हेतु किए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हॉर्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड लिनथिंगो। यानी आपका रिजल्ट यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 किसके अधिनियम? 1904 ईस्वी के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत के प्रथम बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर विशेष ध्यान दिया और इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग की भी स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 31 यानी 31। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? जेम्स मिल, B.A. स्मिथ, B.D. सावरकर, R.C. मजुमदार। तो आपका रिजल्ट यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर ए जेम्स मिल। कौन किए थे? जेम्स मिल। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जेम्स मिल ने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? ए बंगाल गजट, बी कलकत्ता गजट, सी बम्बई हेराल्ड और डी बंगाल जनरल। बंगाल जनरल यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट। कौन हुआ था? बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकलने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिक्की को जाता है और इन्होंने 1780 में बंगाल गजट कब किए थे? 1780 में।
1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया, किंतु कंपनी सरकार की आलोचना के कारण उसका प्रेस जब्त कर लिया गया। कंपनी के आलोचना के कारण उनकी प्रेस को क्या कर दिया गया था, जब्त कर दिया था। कब प्रकाशन हुआ था, तो 1780 में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। ए ऑप्शन लुम्बिनी में, बी ऑप्शन बोधगया में, सी ऑप्शन सारनाथ में, डी ऑप्शन कपिलवस्तु में। बताइए तो जल्दी से इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। इसका रिजल्ट हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ दिए थे उपदेश, तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, कहाँ दिए थे, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 34, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना हुआ था, ए ऑप्शन है 1870 में, 1872 में, 1873 में, और आपका यहाँ रिजल्ट हो जाता है 1875 में, ऑप्शन नंबर डी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। इस संस्था की मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना, प्रयास करना और भारत में धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयास करना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा। 1860 से 1861 में, 1876 से 1878 में, 1896 से 1897 में, 1899 से 1900 में। चलिए आप इसका रिजल्ट बता दीजिए। यानी आपका बी नंबर है 1876 से 1878 में भारत में अंग्रेजी शासनकाल में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल 1876 से 1878 के दौरान पड़ा। और 1876 से 78 में लॉर्ड लीटन के समय में मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 50 लोग भूख के कारण कालविलियत हुए। और लीटन के अकाल के कारण की जांच हुई और रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना किया गया। तो यह सबसे बड़ा समय है, आप बताइए 1876 से 1878 में जब लोग को अकाल पड़ा होगा। तो समझिए, कल्पना कीजिए कि उस समय क्या स्थिति लोगों के साथ हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध थी। ए ऑप्शन तोरू दत्त, बी ऑप्शन रामाबाई, सी ऑप्शन भिकाजी कामा और डी ऑप्शन गंगाबाई। जल्दी से बता दीजिए दोस्त, जल्दी से बता दीजिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भिकाजी कामा। भिकाजी कामा मैडम भिकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, जननी कहा जाता है। उन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत की ओर से भाग लिया और उन्होंने भारत राष्ट्रीय तिरंगा का ध्वज फहराया। यानी आप ध्यान दीजिए 1907 ईस्वी में उन्होंने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, साइमन कमीशन भारत आए थे 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में। अब बताइए कब आए थे, 1928 में आए थे। कब आए थे, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आए। 8 नवंबर 1927 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने साइमन कमीशन की घोषणा की और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंच गए। चलिए, तो इस तरह से आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझे, याद करें। यही आपका सब कुछ है, यही मेरा बहुमूल्य समय है जो जोश जज्बा के साथ, अपनी तन मन धन के साथ इस बार हम लोग वर्दी पहन के एसएससी जीडी फाइनल है मेरा, हम लोग का इस बार एसएससी जीडी फाइनल है। हम पॉजिटिव सोच रखे कि मेरा इस बार एसएससी जीडी फाइनल है, तो फाइनल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 38, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन अधिकार दिया गया। ए ऑप्शन भारतीय उपनिषद अधिनियम 1892, बी ऑप्शन मार्ले मिंटो सुधार 1909, सी ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और डी ऑप्शन मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ठीक है,
चलिए ध्यान दीजिए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 द्वारा ब्रिटिश भारत के में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन अधिकार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं जल्दी से 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर, इस वीडियो का 39 नंबर क्वेश्चन आ गया, यानी 38 क्वेश्चन का विश्लेषण कर दिया गया। अब हम आगे सुनते चले, सभी क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता परीक्षा के एकदम संभावित क्वेश्चन है, आप इसको नजरअंदाज नहीं करें और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सुने समझे और याद करें। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया है? किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया है? ऑप्शन गंगाबाई को, बी ऑप्शन रामाबाई को, सी ऑप्शन एनी बेसेंट को और डी ऑप्शन सिस्टर सवालाजी सुबला लक्ष्मी को, सिस्टर सुबला लक्ष्मी को कहा गया है। तो जल्दी से आप रिजल्ट बता दो दोस्त, जल्दी से देर मत कीजिए और जल्दी से बताइए। यानी आपका रिजल्ट होता है रामाबाई। कौन है? रामाबाई है। रामाबाई नामक महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया है। क्वेश्चन नंबर जल्दी से 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, कहाँ हुआ था नील विद्रोह? जल्दी से बताइए तो नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपका नील विद्रोह था बंगाल में। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में होता। नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1859 में हुआ था। 1859 ईस्वी में हुआ और नील विद्रोह के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किए थे। क्वेश्चन नंबर 41 को जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? 1856 में आया था, 1858 में आया था, 1859 में आया था, 1860 में आया था। तो बताइए कि कब आया था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, किस वर्ष आया? 1856 में, 1858 में, 1859 में, 1860 में। तो बताइए कब आए थे? तो 1858 में आए थे। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होता है। 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? ए ऑप्शन आर.सी. मजूमदार, बी ऑप्शन एस.एन. सेन, सी ऑप्शन बी.डी. सावरकर और डी ऑप्शन है आपका अशोक मेहता। तो अब बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका रिजल्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपका सी, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर, ध्यान दीजिए, महान स्वतंत्रता सेनानी व लेखक बी.डी. सावरकर महान स्वतंत्रता थे और महान सेनानी ने लेखक है बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम सुनियोजित युद्ध कहा है। क्या कहा है? प्रथम सुनियोजित युद्ध कहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि 1909 में स्थापित अभिनव भारत था। ए ऑप्शन क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन, बी ऑप्शन एक समाचार पत्र, सी ऑप्शन एक सांस्कृतिक संगठन और डी एक मजदूर संघ आंदोलन। तो आप इसका रिजल्ट बता दीजिए। इसका आपका रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध गुप्त संगठन। ध्यान दीजिएगा, भारतीय क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के संस्थापक बी.डी. सावरकर थे और इस संगठन की स्थापना 1904 ईस्वी में पुणे में हुआ था। कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंततः वार्ता है। यह किसने कहा? इतिहास जो अतीत एवं वर्तमान के बीच अंततः वार्ता है, वार्ता मतलब बातचीत, यह किसने कहा? ए ऑप्शन E.H. कार, बी ऑप्शन चार्ल्स फॉर्थ, डी ऑप्शन कार्ल मार्क्स और डी ऑप्शन B.A. स्मिथ। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपका ए, E.H. कार ने। E.H. कार ने इतिहास को अतीत एवं वर्तमान के बीच की अंततः वार्ता कहा है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन मैकडोनल
आयोग, बी ऑप्शन आपका है कैम्पबेल आयोग, सी ऑप्शन लियाल आयोग और डी ऑप्शन है स्ट्रेची आयोग, स्ट्रेची आयोग। यानी आपका रिजल्ट जो है आपका डी ऑप्शन है स्ट्रेची आयोग, स्ट्रेची आयोग, स्ट्रेची आयोग। चलिए रिजल्ट अब हम लोग डी ऑप्शन आपका सही होता है स्ट्रेची आयोग। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश स्ट्रेची आयोग द्वारा की गई थी और इस आयोग की स्थापना लॉर्ड रिटन रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 है मूकनायक समाचार पत्र के संबंध पत्र के कौन संबंध था? ए ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, सी एम राय, डी एनी बेसेंट। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है रिजल्ट आपका यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर बी सही, बी आर अम्बेडकर। कौन किए थे? तो बी आर अम्बेडकर। मूल नायक नामक समाचार पत्र से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संबंध थे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 47 इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन पावेल प्राइस और डी ऑप्शन बेलेंटाइन सीरोल। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट जो होता है उसको ध्यान दीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप जल्दी से रिजल्ट बता दीजिए दोस्त। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही है। सर वेलेंटाइन सीरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 48, इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 48 आपका एसएससी जीडी का। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक और एक एक क्वेश्चन को आप सुने और समझे, ताकि सभी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है अभी। इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी को, बी ऑप्शन एमजी रानाडे को, सी गोपाल कृष्ण गोखले को, डी बाल गंगाधर तिलक को। तो जल्दी से बता दीजिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी अपने समय में के महान समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए कौन को माने? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 49 जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 न्यू इंडिया व कॉमन बिल समाचार पत्रों का संबंध है? ए ऑप्शन आरसी दत्त से, बी ऑप्शन महात्मा गांधी से, सी ऑप्शन राजा राम मोहन राय से और डी ऑप्शन आपका एनी बेसेंट से। तो जल्दी से इसका रिजल्ट बता दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, एनी बेसेंट से। किससे था? एनी बेसेंट से। एनी बेसेंट न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र की संस्थापक और संपादक थे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जल्दी से देखते हैं 50, इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही जबरदस्त आज की वीडियो का क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके टारगेट टू द पॉइंट आपका एसएससी जीडी से क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर से आपसे क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन तैयार किया गया है, जो इस बार इस बार आपको एसएससी जीडी में पूछे ही जाएंगे। इसलिए आप क्वेश्चन को नज़रअंदाज मत करें, सभी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का लास्ट है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन ज्योतिबा फुले, बी ऑप्शन फिरोज शाह मेहता, सी ऑप्शन एमजी रानाडे, डी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर डी सही, बाल गंगाधर तिलक। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक है। तो इस तरह से आपको 50 क्वेश्चन कराया गया। 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त क्वेश्चन, जो आपको इस बार प्रतियोगिताएं परीक्षा एसएससी जीडी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसको नज़रअंदाज नहीं करें और इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करें, ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी बेनिफिट आप सभी विद्यार्थियों तक मिल सके। और अब बहुत ही जल्द ही भी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो लाइव क्लास में आपको एसएससी जीडी और सामने जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षा आएंगे उनका टारगेट बैच भी चलेगा और
टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अभी से ही इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे ताकि आने वाले समय में इसका और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं और उठा रहे हैं। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जो अभी तक आप लोग सहयोग किए हैं, इसी तरह यह सहयोग हमेशा भविष्य के लिए भी जारी रखें, ताकि इसकी फ़ायदा जो है, जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो हमें और एनर्जी मिलता है और हमें और ज़्यादा खुशी मिलता है कि हम अपने व्यूअर को, अपने सब्सक्राइबर को, अपने विद्यार्थी तक उन वीडियो को पहुंचाएं उनसे जिनसे उनको बहुत ही बेनिफिट मिले और उनके जो मंजिल है, उन जो रास्ता तैयार किए, वह रास्ते और मंजिल में वह सफल साबित हो। यह हम ऊपर वाले से भी कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं भगवान आप उन विद्यार्थी को जो लगन के साथ, अपने तन मन धन के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, उनकी सफलता बहुत ही जल्दी आप दिलाइए। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।